अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। सियासी हालात इस वक्त मुल्क के आपके सबके सामने हैं। केपीके असेंबली, पंजाब असेंबली टूट रही हैं या नहीं टूट रही, कब टूट रही हैं, अर्ली इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हुकूमत जो है वो अपने एक तासुर है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही और इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, जबकि खान साहब जो है वो अर्ली इलेक्शन के लिए इस वक्त सड़कों पर हैं और जाहिर है कि वो अपनी स्ट्रीट पार भी शो कर रहे हैं। बहरहाल ये तय है, हम बजाने हक की मईशत, मुल्क की सियासत ने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी अनसर्टेनिटी इस वक्त है, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो शाये हो रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर है। पाकिस्तान में डॉलर की सख्ती पर लोग जो है गोल्ड के अंदर जाके जो है अपने रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं। अब वहां पर जाके अपनी जो है वो उसको एज ए सेफ हेवन समझ रहे हैं। गोल्ड के अंदर इस वक्त आप उठा के देख लें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त तहबाला हो चुका है मुआशी एतबार से। हम किस जगह पे हैं, कहां जा रहे हैं? इस वक्त फाइनेंशियल एक्सपर्ट जफर सुबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप फॉर्मर एमडी और साथ ही साथ इस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया। दिया हैं और ऑब्वियसली कंपनीज को हेड किया है और प्राइवेटाइजेशन कमीशन और गवर्नमेंट के इस इदारों में भी रहा है। 2 दिन लास्ट 2 डेज में इस्लामाबाद रहा और जिन से मेरी मुलाकात हुई, जो इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स हैं इस वक्त, जो सबसे ज्यादा इशू जो वो कहते हैं कि कभी भी पॉलिटिक्स ने इकोनॉमी पे इतना इफेक्ट नहीं किया आपका। देखिए, पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिकली जो भी पार्टी जीतती है उसको आना चाहिए सिस्टम में, बट नॉट एट व्हाट कॉस्ट। इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो सारा के सारा इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर है और इकोनॉमी इस वक्त इतना ज्यादा इस वक्त जो है कंफ्यूजन का शिकार है और इतनी डिप्रेशन है कि वो ऑटोमेटिकली तमाम चीजें जो है जितने भी आदोशुमार हैं वो सब के सब नेगेटिव हैं। हम रोज बात करते हैं कि 90% हम डिफॉल्ट में पहुंच गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है और इतनी जो आपका व्हाट्सएप के ऊपर भी अफवाहें हैं। मेरे पास एक आया, आपका एक कंपनी कराची में जो है रेफ्रिजरेशन और आपका फ्रिज बनाती है, एक व्हाट्सएप आया कि उन्होंने 1000 बंदे निकाल लिए हैं और उसके 5 मिनट के बाद एक और ग्रुप में आया, उन्होंने कहा कि 2000 बंदों को हम फायर कर देंगे अगर एलसीआर नहीं खुली है। तो जाहिर है कि ये बातें जो है ना, कोई एक बात सही होगी दूसरी बात सही तो नहीं होगी। लोगों को मैंने देखा है कि व्हाट्सएप के ऊपर हालात मुल्क के बहुत खराब हैं। वी ऑल शुड सी कि पाकिस्तान जिस डगर पे है, हम 230 मिलियन आबादी पाकिस्तान की है, हमें उसका ख्याल करना चाहिए, गरीब आदमियों का ख्याल करना चाहिए जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं। सर, उसी में लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप में जो आज और कल जो मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब 3 महीने का राशन और जरूरी खुराक जो है वो आप स्टोर कर लीजिए, अपनी अद्वियात जो है वो स्टोर कर लीजिए। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी में आपके जो डॉलर अकाउंट्स होंगे उनको सीज कर दिया जाएगा, लाइक इससे पहले जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट के वक्त देखा। तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मूव कर रही हैं। उसमें पाकिस्तान की मईशत को और आवाम को भटकाने के लिए, मईशत को मजीद कमजोर करने के लिए ये जाहिर है कि एक ओपन स्पेस से दुश्मनों की चाल भी हो सकती है। तो एनीवे, इस वक्त बहुत गंभीर सूरत हाल है। बिल्कुल, मैं ये जो अब डॉलर की बात है, आज में 2 लोगों का फोन आया, मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं देखा था, उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि क्या होना है। तो मैंने कहा 1998 में ये डॉलर सीज हुए थे और इतना बड़ा उसका इंपैक्ट आया, जो टाइम लगा पाकिस्तान को उस सिस्टम से निकलने के लिए। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, इस तरह का ना करें, मुल्क में और जो है ना प्रॉब्लम आएगा आपको, इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा आप वो ना तवज्जो दें। आई थिंक हम सब में जो है ना, आज के वक्त जिस वक्त इकोनॉमी इस मुश्किल में है, हम सबको अपना किरदार पेश करना पड़ेगा। स्पेशली कि जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे एक बयान से पॉलिटिक्स का नुकसान क्या होगा। और में जो पढ़े लिखे लोग जो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि वो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, उनको बड़ा ख्याल से अपने व्हाट्सएप के ऊपर चीजों को
टाइम उनके पास है तो दूसरे काम करें, बट इतना ज्यादा मुल्क के अंदर बेहजानी जो कैफियत हुई है उस पर जो है ना जोर देना चाहिए। इलेक्शन जो है वो अल्टीमेट सोल्यूशन है। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन अल्टीमेट सोल्यूशन होंगे? इकॉनमी जिस नहज पे पहुंच चुकी है, आगे आइंदा आने वाली हुकूमत को भी हर हाल में लाजमन IMF के पास जाना पड़ेगा और इससे कहीं ज्यादा सख्त प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इस वक्त फर्ज करें कि इलेक्शन जल्दी होते सेफ फॉर डिस्कशन, तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, तो जो चीजें इस वक्त मूव कर रही हैं, जहां जहां भी मूव कर रही हैं, जैसे भी है, वो सारी की सारी चीजें बाय एंड लार्ज स्टॉल हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो है वो जो एक्टिविटी है वो पूरी रुक जाएगी। और जिस पोजीशन में आज है, जो पार्टी भी जीत कर आएगी, चैलेंजेस उसकी जगह पे रहेंगे और ये ग्रेजुअल इंपैक्ट है। हर स्टेक होल्डर्स जिनका ताल्लुक इस इकोनॉमी से है, उसने अपना अपना काम करना है। तो इलेक्शन कोई सोल्यूशन नहीं है। इलेक्शन अगर कल भी हो जाए, जो पार्टी इस वक्त बड़ी पॉपुलर है, अगर वो जीत भी जाए, तो इकोनॉमी के चैलेंजेस जो है ना वो कम नहीं होने हैं। उसमें मिलजुल के काम करना होगा सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो चैलेंजेस कंट्री के हैं। ग्राउंड रियलिटी सर के अभी 1/3 पाकिस्तान जो है वो सैलाब का पानी भी खुश्क नहीं हुआ। बहुत सी जगहों पे इलेक्शन कंडक्ट करवाना एक बहुत बड़ा मसला होगा। अगले 3-4 महीने के में इसमें भी प्रॉब्लम है। फिर हुकूमत जो है वो वक्त इत्तेहादी हुकूमत ने जो IMF की तमाम बुराइयां अपने सर पे डाल ली हैं, अब कहीं ना कहीं जो है वो कह रहे हैं कि बजट जो है, बात यह है कि क्या बजट, हमेशा हम देखते हैं कि इलेक्शन ईयर का बजट एक बहुत जबरदस्त बजट होता है, वो बड़ा वादों के ऊपर होता है, बहुत अवामी बजट होता है। यहां तो अब 1800 अरब का अपने एक प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया, किसान पैकेज, IMF उसके ऊपर नाराज हो गया। तो आप समझते हैं कि कोई भी सियासी जमात जो है इस वक्त इन हालात में कोई अच्छा बजट दे पाएगी? नहीं, जिस तरह इस वक्त IMF जो है डे टू डे हमारी मॉनिटरिंग, माइक्रो मॉनिटरिंग कर रहा है आपका, कोई भी इकदाम करते हैं जो बेसिकली पब्लिक के वेलफेयर की होती है, तो IMF पूछता है कि आप मुझे बताएं कि आपने किस तरह बैलेंस किया आपका रेवेन्यू, और आपने ये अगर आपने एडिशनल सब्सिडी दी है तो आपने रेवेन्यू कहां से कवर किया। तो इस पोजीशन के अंदर जब अनफॉर्चुनेटली मीट नहीं किए, उसके बाद से उनका इत्तेबार खत्म हो गया है। वो हर चीज में खान साहब जब वो जो ऑयल प्राइसेस फ्रीज करके चले गए थे, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, 105 अरब रुपए का एक महीने के अंदर सरकार ने हम लोगों को गिफ्ट दिया है कि आप पेट्रोल के अंदर अय्याशी करें, गाड़ियां चलाएं, और सरकार ने हमें 105 अरब रुपए साल के अंदर एक महीने की कॉस्ट दी है। आई थिंक ये चीजें ऐसी है जिसकी वजह से जो है ना IMF ऑलवेज उनकी नेगोशिएशन सख्त होती है। लेकिन हमने देख लिया है कि मार्च से लेकर अभी हम दिसंबर में आ गए हैं, एक बड़ी मुश्किल से 2 ट्रांच मिली है, और अभी जो ट्रांच जो मिलनी थी दिसंबर में, उसके बारे में भी सारी चीजें अखबार में आ रही है कि वो कहते हैं कि आप स्ट्रक्चरली जो चेंज करें, आप बताएं कि आपको जो है ना फ्लड की वजह से कितना एडिशनल जो है ना कॉस्ट होगी। जब हमें बताएं कि स्ट्रक्चरली क्या चीज चेंज करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चैलेंज अपनी जगह पर है। और डायरेक्ट असेसमेंट अभी है नहीं, 9th रिव्यू की हम डेट नहीं दे पा रहे हैं। मजीद ये मुझे बताइए, एक बहुत इसके ऊपर भी बात हो रही है, पाकिस्तान खुदा न खासा टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, हुकूमत कह रही है डिफॉल्ट होने से बचा लिया। स्टोरी क्या है? CDS आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है जारी की एक इंस्ट्रूमेंट जरूर है, लेकिन इस वक्त कहां खड़े हैं? डिफॉल्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं या कितना दूर है? देखिए, जो फरवानी थी डॉलर की अवेलेबिलिटी की, लोगों को जो माल इंपोर्ट करना था, हमारा कंट्री ट्रेडिंग कंट्री हो गया था। जो चीज मंगानी है आपने मंगाई, सारी कॉस्ट जितनी भी आती है वो सारी उसमें एड ऑन किया, अपना मार्जिन किया और आराम से बेच दिए। ये भी जो मुल्क में जो ये लास्ट 10-15 साल से हो रहा था, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। हमारी जितनी चादर थी, जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू आ रहा था एक्सपोर्ट में और रेमिटेंस में, हमें उस हिसाब से खेलना था। बट जो पॉलिसियां बनी और जो इतनी आजादी हुई, उस वजह से जाहिर है कि हम इस मुश्किल में आ गए। अब बहुत सारी इंडस्ट्रियों को चैलेंज आ रहा है, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये जो है चैलेंजेस हैं आपके डॉलर्स के, लेकिन जो रॉ मटेरियल जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, आज मैं बोर्ड एक ऑडिट कमेटी की मीटिंग में जो है उसमें था, मैंने पहला सवाल ही पूछा कि भाई आपने जो बजट बनाया है अगले साल का, तो आप किस तरह ये आप जितना आपने बताया कि आप रेवेन्यू आप ये जो परचेज करेंगे आपके रॉ मटेरियल, वो किस तरह करेंगे? तो उन्होंने बताया कि हमें एटलीस्ट रॉ मटेरियल के अंदर
कोई चैलेंज इतना नहीं आया। हाँ, जरूर प्लांट एंड मशीनरी और कुछ स्पेयर पार्ट्स में चैलेंज आता है, इंपोर्ट ये बात भी है। और मैं एक और कंपनी से मैंने चेक किया तो चैलेंज तो है, जो कि कंपनियां जो सिर्फ इंपोर्ट आइटम के ऊपर इफेक्टेड हैं, या प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने इंपोर्ट की है, या स्पेयर एंड स्पेस में स्पेशली टेक्सटाइल के अंदर कुछ स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो नहीं आ रहे, तो मशीन नहीं चल रही। चैलेंजेस तो हैं, बट एटलीस्ट टू बेस्ट ऑफ यूज कर रही हैं। जो एचएस कोड जो रॉ मटेरियल में आता है उसके अंदर जो है ना प्रोडक्शन चल रही है। अच्छा, और ये है तो सर एक चीज जफर साहब प्रोग्राम में पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहान कहते हैं कि हम 6% इकोनॉमिक ग्रोथ पर लेकर जा रहे थे, हम 6% इकोनॉमिक ग्रोथ पर लेकर जा रहे थे। फॉर मी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ ही सबसे बड़ी तबाही का वो है। हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। आप 6% पे जाते हैं और धनाधन आप जो है अपनी इंपोर्ट खोल देते हैं। भाई, आप अगले 10-15 साल के लिए 3-4% की ग्रोथ पे रहो, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आओ, फिर आप एक्सपोर्ट के ऊपर अपना मॉडल लेकर जाओ। जी यही होना चाहिए। जी, मेरा अपना व्यू है कि जब हम ये 6% की बात करते हैं ना कि गर्मी है, तो गर्मी में चीजें पिघल जाती हैं। आपका ये टर्फ की एक स्कीम आई, कोविड के जमाने में आई कि भाई ये करें। 500 अरब की फैसिलिटी जो है ना वो जो है ना लोगों ने अवेल की, और लोगों ने जो जरूरत नहीं है उनको एक्सपेंशन फर्स्ट करें 3 साल के बाद होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये टर्फ की जो है बड़ा सस्ता लोन मिल रहा है 2% 3% पे। सर, तो हम 2% 3% लेके अपने 15% के लोन उतारे लोगों ने। बिल्कुल वो किया है इन्होंने। और इवन प्लांट एंड मशीनरी जहां पे रीबैलेंसिंग का काम था, जो कि मैं कहता हूं फर्ज नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा रेयर चांस था, उन्होंने कहा इतना सस्ता मिल रहा है, वो फटाफट जो है ना एक्सपेंड करें, तो इतनी ज्यादा इंपोर्ट होगी। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने वो पैसों का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी और उसमें भी चले गए आपके ना, रेंट सीकिंग में चले गए। लेकिन ये जो है एक ना अपॉर्चुनिटी थी ना जफर साहब, एक अपॉर्चुनिटी थी। मुझे ये बताइए, आप हपको के एमडी भी रहे, मुझे ये बताइए कि उस वक्त जिस दौरान की आप बात करें कोविड की, ऑयल प्राइसेस ऑल द वे फ्रॉम $120 पर बैरल नीचे आके $23 पर बैरल पे आ गई थी, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हो पा रहे थे। ये कहा जा रहा था यहां पे कि तेल भी ले लो, पैसे भी ले लो। हुकूमत क्या कर रही थी भाई? उस वक्त जाके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके फ्यूचर्स के सौदे वहां पे कर सकते थे। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपके पास था, 20-25 अरब का फंड बना के उसके अंदर आप चले जाते। ये करने का काम था जो नहीं किया गया। बिल्कुल, ऑयल था, आरएलएनजी था। आरएलएनजी जो है इतना सस्ता हो गया था, आपका $3-4 के ऊपर था। आपका वो सारा मौका था कि आप जो कोविड के जमाने में फ्यूचर पे अपनी जो रिसोर्सेज है, क्योंकि 80% 85% हमारे जितने भी ऑयल के हम इंपोर्ट करते हैं, और ये भी नहीं है कि हमारे पास 15-20 साल में हम अपने सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो हमें वो बड़ा मौका था कि हमें जो है ना राइट टाइम के ऊपर जो है ना डिसीजन लेना चाहिए। हमने डिसीजन नहीं लिया। नहीं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए ना। इसमें हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हमारे मिनिस्टर्स, हमारी हुकूमत ने, रुकावट क्या थी इसमें? ये तो बड़ी 2 और 2 4 वाली चीज है। प्राइवेट सेक्टर में किसी को आप बिठाते हो, फौरन खेल के दिखा देता आपको। मेरा तजुर्बा, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मैं लास्ट फ्यू ईयर्स से हूं, इस्लामाबाद जाना होता है। जो अनफॉर्चुनेटली जो ये माहौल बना रहा आपका, मैं कहूंगा कि जो डर लोगों को जो है, ब्यूरोक्रेट्स को डर है, आपका जितने भी जुडिशरी है उसके अंदर, उसकी वजह से उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं उसमें एक बहुत कमी आई है उसके अंदर। और वो जो है ना यानी नैब ना पकड़ ले कहीं। बिल्कुल, ऐसा कोई डिसीजन जो नैब गले पड़ जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये क्या था? या मुझे बताइए ना कि ये हुकूमत ने गैर जरूरी तौर पर तंग करना शुरू किया था, दबाव डालना शुरू किया था, तभी तो ये स्टेज आई थी। देखे ना, जो इतने बड़े आरएलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जिसके ऊपर लोग अंदर गए, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में 6-6 महीने अंदर रहे हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो हमारा मुल्क दिवालिया हो चुका होता, जिस क्राइस के ऊपर उन्होंने किया था। आई थिंक हमें शाबाश देना चाहिए उन लोगों ने जिन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कतर से किए आरएलएनजी के, एंड उसका फायदा तो हमें हो रहा है। अगर नहीं होता तो हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में होते। तो आई थिंक हमें जो है ना बड़ा एक बैलेंस चलना चाहिए। और जो ये तीनों जितने भी फंक्शन हैं आपके, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ये तमाम लोगों को एक साथ में काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं तो बस सिंपल ये कहूंगा, आंखें खोलिए इससे पहले कि देर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर सुबारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।
जिंदगी